हमने बेटा in the last lesson we have already covered how to calculate the distance in a velocity time graph by applying the distance. In order to calculate the distance, we always apply the formula to calculate the area of the graph. जितनी भी जैसी भी शेप्स होंगी ये सब एग्जांपल मैं आपको ये भी दे चुका हूँ, दूसरी वाली भी हैं, आपको दोनों तरह के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मजीद आगे आते हैं, द सेम थिंग। तो अब आपके पास आता है बेटा फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट। जनरली हम फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को किस तरह पढ़ते हैं आपको समझाते हैं जरा सा। हाँ जी, तो बेसिकली बेटा फॉर एग्जांपल जरा गौर कीजिएगा, आई एम गोइंग टू थ्रो अ हैमर एंड अ feather both on the same person individually। ठीक है, और ये मैं कहाँ कह रहा हूँ ये काम, आई एम परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिस इन द वैक्यूम बॉक्स। वैक्यूम बॉक्स में क्या होता है बेटा, इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि वैक्यूम बॉक्स में किसी किस्म का कोई एनवायरनमेंट होता ही नहीं। मतलब ना ही उसमें कोई रेजिस्टेंस होगा, ना ही उसमें कोई चीज उसको रोक रही होगी, ना एयर, कुछ भी नहीं। ठीक है, किसी किस्म का कोई एनवायरनमेंट होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी स्पेस है, द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड सन, वहां कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ऐसा मैंने वैक्यूम बॉक्स लिया है जिसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो व्हाट विल हैपन, द हैमर और द फीदर, एक कबूतर का पर जो होता है, बड़ी आसान सी वर्ड यूज कर रहे हैं हम बेटा, both of them will reach on that person at the same time। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ऐसा क्या है कि अगर एक हैमर और एक फीदर मैं यहाँ फेंकूंगा अपने ओपन एटमॉस्फेयर में बेटे, है ना, हाँ ओपन एटमॉस्फेयर में, तो हैमर विल रीच द ग्राउंड फास्टर, exactly quickly, the feather will reach the ground like this, ऐसे घूमता फिरता आएगा और जब जाके यहाँ पहुंचेगा। लेट्स सपोज इसको आने में लगेंगे, हैमर took almost 2 seconds from the height of 100 meters for example। हाइट तो यहाँ भी 100 meters ही है, but the time taken by the feather is around let's suppose 20 seconds। ऐसा क्यों, क्योंकि the hammer is experiencing more force towards the ground, that is called its weight। ठीक है, वेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बेटा, डाउनवर्ड। तो हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एज कंपेयर टू दी अपवर्ड। अपवर्ड कौन है बेटा इसका, एयर रेजिस्टेंस which is quite low as compared to the downward weight। क्योंकि फीदर में ऐसा नहीं है, उसका जो डाउनवर्ड वेट है वो बहुत ही कम है, इट्स लाइट है, और उस पर इसीलिए एयर रेजिस्टेंस ठीक ठाक इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा है। मजीद मजीद इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और देखेंगे। हमने एक एरोप्लेन के डेक पर, एरोप्लेन में हमने यहाँ बिल्कुल उसके डोर पर पैराशूटिस्ट को बिठा दिया। किसको, पैराशूटिस्ट को। ठीक है, पैराशूटिस्ट व्हाट इज ही गोइंग टू डू, वो यहाँ से जंप करने वाला है। ठीक है, उसने जंप किया। As the parachutist jumped from that specific airplane, what will happen? First of all, its speed will increase, है ना भाई। जब वो इतनी सर्टेन हाइट से जंप करके नीचे आएगा तो सबसे पहले क्या बढ़ेगा बेटा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, as soon as the speed increases, के नीचे तो वो आ ही रहा है, जाहिर सी बात है,
ये यहाँ से जंप करके नीचे तो आ ही रहा है। अब स्पीड बढ़ेगी बेटा, आई टोल्ड यू पीपल के स्पीड के साथ एक चीज और बढ़ती है। क्या बढ़ती है? स्पीड इज एयर डायरेक्टली रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल टू द एयर रेजिस्टेंस। वो फ्रॉम देयर, वो फ्रॉम देयर, जाओ। स्पीड इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली, तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक और चीज भी आएगी, समझाते हैं आपको भी। अब स्पीड बढ़ी जैसे जैसे तो बेटा एयर रेजिस्टेंस बढ़ गया। एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है? तो नीचे कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस एक्स अपवर्ड्स, है ना? इनको ये तो अभी कोई मसला नहीं है। कैन यू सी, जब नीचे आया तो नीचे कौन आ रहा है? इट्स कमिंग ड्यू टू इट्स वेट। व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। जब किसी मास पर ग्रेविटी अप्लाई होती है, सो दैट इज कॉल्ड माय वेट। व्हाट इज द वेट? वेट इज द फोर्स that is due to the gravitational force that acts on the mass of an object. और एयर रेजिस्टेंस भी उसी के मास अप्लाई हो रहा है, बट दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ईच अदर। वेट इज डाउनवर्ड, एयर रेजिस्टेंस इज अपवर्ड्स। तो जब ये कंडीशन होती है, सो एज दे बोथ आर equal in the magnitude but opposite in the direction. दोनों फोर्सेस क्या है? equal in the magnitude but opposite in the direction. In that case, what will happen? Both of these forces will be cancelled. Both of these forces will be cancelled, and automatically a certain amount of speed will be maintained that will be constant, that will not change. तो मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया सिनेरियो को क्या पढ़ाया? पैराशूटिस्ट ने जंप किया, जैसे ही जंप किया सबसे पहले उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, जैसे ही उसकी स्पीड इंक्रीज हुई वेट की वजह से एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा अप्लाई होना शुरू हो गया उस पे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। as the weight and the air resistance are opposite in direction, so the both of them will be cancelled out and the parachutist will maintain its constant speed. दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। I'm saying as the object falls, it will, yeah, it typically experiences two different forces. कौन सी forces है? One of them is the weight and second of them is the force of the air resistance. The weight is a downward pull of the gravity. It depends on the mass and the gravitational field strength, and it remains constant throughout the fall. Whereas air resistance is an upward frictional force that opposes the object's motion, and this force increases as the object's speed increases. ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझें जरा। मैं खुद जरा आराम से पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ज्यादा है ये फोर्सेस में भी आता है इसलिए। So when a skydiver jumps from an airplane, their journey to terminal velocity follows two different, in fact, three different distinct stages. Just after jumping, the speed is zero, meaning air resistance is zero. The only force acting on the skydiver is their weight. जो भी skydiver jump कर रहे हैं is only the weight which is acting on them. But the speed increases as soon as they jump, they accelerate downwards. When the skydiver accelerates downwards at a maximum rate, so what happens during this fall? As the skydiver speeds up, the upward air resistance increases, and this reduces the total downward force. Results in the skydiver continues to accelerate, but at a decreasing rate. याद आया मैंने कुछ पढ़ाया था,
एक्सेलरेट कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब कैसे, कल मैंने ग्राफ में समझाई थी ये बात कि पहले स्पीड एकदम बहुत तेजी से बढ़ी, बड़ा स्टीपर ग्राफ था, और फिर क्या हुआ, लाइन ऐसे बैंड होना शुरू हो गई आपकी ऐसे करके, ठीक है। और हमने क्या गौर किया है इसमें कि स्पीड क्या हो गई मेरी, कम हो गई। कहाँ डिक्रीज होना शुरू हुई है बेटा, हाउ डू आई नो कि मेरी ये स्पीड डिक्रीज हुई है, आई विल पुट माई स्केल राइट हियर एंड आई विल मार्क के मेरी लाइन कहाँ तक स्केल से मैच कर रही है। तो यहाँ तक स्केल से मैच कर रही है, उसके बाद मेरी लाइन बैंड होना शुरू हो गई, राइट। तो यहाँ तक मेरी स्पीड क्या हो रही थी, शदीद स्पीड इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। कौन, स्पीड वाज इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि अभी तक कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं था। सर वैसे ये आपने ना ये अपने स्लैंट और ये कांस्टेंट बनाया है, इसका मतलब है कि या तो स्पीड कांस्टेंट है, आपको थोड़ा यू बनाना चाहिए था ना कि वो थोड़ा अभी कर्व समझाते होता हैं है कब। हाँ नीचे से। कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अरे नहीं ना, कांस्टेंट होगा, समझाता हूँ ना अभी। देखो भाई, लेट सपोज ये स्पीड और ये टाइम, भाई ये पहला सेकंड स्पीड आपकी थी 10, फिर सेकंड में आपकी स्पीड हो गई 20, और फिर 30 में आपकी स्पीड कितनी हो गई, लेट सपोज 3 मेरा यहाँ आ रहा हूँ, ये स्पीड मेरी हो गई लेट सपोज इतनी। करते करते इनको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, रुको, इनको हम कांस्टेंट डिवाइड ही करेंगे, ठीक है मेरा बच्चा। ये मेरा 2 पे इतनी स्पीड और ये मेरे 1 पे ऑलमोस्ट इतनी स्पीड, ठीक है। लेट सपोज ये मेरी 20, फिर 40 और फिर 60, ऐसी रफली ड्रॉ कर रहे हैं। देखो स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रेट पे ही इंक्रीज होगी, पता है क्यों, क्योंकि वेट तो कांस्टेंट ही है ना, वेट तो 9.8 से मल्टीप्लाई होकर चेंज थोड़ी हो जाएगा, है ना, वेट तो चेंज नहीं होगा ना बेटा। तो ये इंक्रीज जो हो रहा है स्पीड में, दैट्स अ कांस्टेंट इंक्रीज, ठीक है। सही हो क्या, सर तो क्योंकि यहाँ भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। हाँ मेरे बच्चा बिल्कुल, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट आएगी। उसके बाद क्या हुआ, in this journey you can see the line is bending, as we can see the line is bending in this specific part, so what's happening, यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ बेटा, यहाँ पर आके मेरे पास अप्लाई हो गया एयर रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हुआ उसने मेरी स्पीड उतनी ही कम कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, मेरी स्पीड कैसी हो गई, सिर्फ और सिर्फ ऐसी हॉरिजॉन्टल। कैसी हॉरिजॉन्टल, जो मेरा हाईलाइटर ब्लू कलर का है ना। कैन आई से दिस इज माय कांस्टेंट स्पीड, यहाँ मेरी क्या हो गई स्पीड, कांस्टेंट स्पीड हो गई, है ना। कब, जब वेट और एयर रेजिस्टेंस बोथ हैव कैंसिल्ड ईच अदर एंड the skydiver has maintained a constant speed during the fall, ठीक है। तो this constant speed, ये सेम कांस्टेंट स्पीड मेरी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहलाती है बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। जिसे हम कहते हैं मेरी क्या है, ये मेरी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो क्या सीखा हमने इससे, ड्यूरिंग during the fall when the skydiver maintained a terminal velocity, maintained the terminal constant speed, that constant speed is known as the terminal velocity। दोबारा सुनिए और से, at the end of the journey means eventually the skydiver maintains the constant speed, and that constant speed is known as the terminal velocity when the resultant force is zero। याद रखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स पे कोई भी रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर कोई भी नहीं बची। तो टर्मिनल पे आने के बाद द रिजल्टेंट फोर्स is zero, means there is zero resultant force, मतलब no resultant force। क्यों, क्योंकि weight और air resistance both are in the opposite direction, so they have cancelled out each other effect, which is why a constant speed had been made, and that constant speed is known as the terminal velocity। ओके के बाद उसके बाद क्या हुआ, हमको बताया जाता है कि जब आपको रियलाइज होगा ना कि आपके फेस पर पड़ने वाली एयर का प्रेशर अभी कांस्टेंट हो चुका है, तो इट मींस आपकी टर्मिनल वेलोसिटी मेंटेन हो गई है। दे आर ट्रेन्ड फॉर इट एंड देन दे आर बाउंड टू ओपन द पैराशूट। तो जैसे ही उसकी हुई, उसने फौरन से पैराशूट ओपन कर लिया। किस पॉइंट पे ओपन किया, यहाँ जहां मैं रेड डॉट लगा रहा हूँ,
At this point, the skydiver opens the parachute. पैराशूट ओपन होते ही क्या होगा बेटा? पैराशूट ओपन होते ही सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा मेरे बेटे, उतने ही जल्दी आपका एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब मैंने कहा था ना, एयर रेजिस्टेंस दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मैंने कहा था बताऊंगा अभी, एक स्पीड के और एक सरफेस एरिया के। तो एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू क्वांटिटीज, वन ऑफ देम इज द स्पीड एंड सेकंड ऑफ देम इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो गया? पहले ये पैराशूटिस्ट बेचारा अकेला था, कुछ ऐसा बिल्कुल मासूम सा मेरी तरह, ऐसा, और जैसे ही पैराशूट ओपन हुआ उसका, तो अब उसका पैराशूट ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट, अब उसका पैराशूट ओपन होने के बाद कैसा हो गया भाई? कुछ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया कितना बढ़ गया? प्रीवियसली सरफेस एरिया बस ये था, और अब सरफेस एरिया कितना हो गया? अब सरफेस एरिया ये पूरा बढ़ गया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। हो गया भाई एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो स्पीड मजीद कांस्टेंट जो जा रही थी वो ठक से और कम हो जाएगी, एकदम से विद इन अ सेकंड एकदम से कम होगी। एंड बाय द टाइम, the parachutist reach the ground, it will maintain the constant speed। वो इसी कांस्टेंट स्पीड के साथ ग्राउंड तक पहुंचने तक यही स्पीड मेंटेन रखेगा। ये वो स्पीड मेंटेन हो गई और यहाँ इस टाइम पर आके वो ग्राउंड पर आ गया। दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ अ पैराशूटिस्ट। अब आप गौर से देखें, क्या स्पीड सिर्फ यही कांस्टेंट हुई थी? नहीं, स्पीड एक जगह और कांस्टेंट हुई है, और उसको हमने ब्लू पार्ट से दोबारा हाईलाइट किया है। कहाँ हाईलाइट कर रहे हैं हम? ये देखें, यहाँ पर भी सर स्पीड कांस्टेंट। सर तो इसका अगर मतलब सवाल आ गया कि बताओ कहाँ से पैराशूटिस्ट ने अपना पैराशूट कहाँ से ओपन किया, तो हम ये जो पूरा पॉइंट है, हाँ ये जो पॉइंट है, रेड पॉइंट है, तो हम वहां से जो भी टाइम होगा तो हम बता देंगे कि इस टाइम पे ओपन किया। sudden decrease in the speed is reason the parachutist has opened his parachute। सडन डिक्रीज यहाँ हुआ है, ओके। यहाँ सडन डिक्रीज नहीं हुआ, यहाँ स्लाइड डिक्रीज हुआ है, ओके हो गया। और उसके बाद स्पीड चेंज नहीं होगी जब तक कि वो जमीन पर ना पहुंच जाए। तो यहाँ जर्नी खत्म हो गई, मतलब वो जमीन तक पहुंचे तो यही स्पीड रही उसकी, कितनी? ऑलमोस्ट 10-20 के हाफ में आ रही है, ओके हो गया, सही है। अब मुझे, अब क्वेश्चन टाइम। नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन whatever you want to know if you have not understood anything yet। हाँ बेटा, दोनों मुवाहिद बैलेंस है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने मीटिंग चैट अभी देखा है। आगे बढ़े भाई। Sir, air resistance is directly proportional with the velocity. How does that work? both air resistance is directly proportional to surface area and velocity both, दोनों केसेस में। कैसे? एविडेंस, लेट सपोज ये हमने मिस्टर बीन वाली कार माली, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है, सपोज कर लो हाईवे पर विद द वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पे, और मान लो कि इनके पास 3 विंडो, बड़ी गाड़ी है भाई, मिस्टर बीन अमीर आदमी है। हमने विंडो, वी स्लाइड इट डाउन द विंडो, और वहां से अपनी एक फिंगर बाहर निकाल ली, सिर्फ वन। तो आपको एयर रेजिस्टेंस फील तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। एक फिंगर पे आपको पता होगा हाँ भाई हवा बहुत जोर से आ रही है, थोड़ी सी विंडो नीचे कर ली, फिर आपने पूरी विंडो, होल विंडो इज पुल्ड डाउन, आपने पूरे का पूरा विंडो ऑन कर लिया और डाउन कर ली बेटा, ठीक है। और एक फिंगर की जगह
अब आपने होल्ड हैंड इज कैरीड आउट ऑफ द विंडो, आपने पूरा हाथ अपना बाहर निकाल लिया विंडो से, तो नाउ व्हाट विल यू एक्सपीरियंस? अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर, हवा का दबाव बहुत ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ा, पहले एक फिंगर का सरफेस एरिया था तो आपको फील हो रहा था, फिर हमने पूरा हाथ बाहर निकाला तो हाथ पीछे रह जाएगा और कार आगे चली जाएगी, है ना बेटा? दिस इज सिनेरियो। So you have to reduce the speed ताकि आप अपना हाथ पकड़ के वापस अंदर कर लो। So in this case, what do we conclude? कि अगर स्पीड ज्यादा है, सरफेस एरिया का कम है, तो फिर भी बेरेबल है। लेकिन जैसे ही पूरी विंडो डाउन हुई और होल हैंड वाज कैरीड आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, पूरा हाथ बाहर आ गया, तो एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। सेम गोज फॉर द वेलोसिटी। ये 100 की स्पीड पर जा रहा था तो ये मसला हुआ। अगर ये वेलोसिटी किसी सिटी में होते हैं, हम फॉर एग्जांपल कराची के रोड जो कि बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से, सबको पता है, रोड्स कम, रोलर कोस्टर ज्यादा है, तो मैक्सिमम स्पीड जो हम जनरली ड्राइव करते हैं वो इतनी होती भाई, इंटरसिटी रोड टूटे फूटे हमारे, इसमें आप अपना हैंड क्या आप पूरे बाहर लटक जाओगे ओपन करके, है ना? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज द स्पीड इज लो, सो द रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस विल आल्सो बी वेरी लो। स्पीड कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम हो गया। आती है बात समझ? ठीक हो गया? ये सारी बात जो बताई मैंने आपको, इसके बेहतरीन नोट्स आपको इंशाअल्लाह लेक्चर के फौरन बाद मिल जाएंगे। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है, सो आई एम गोइंग टू रेज दैट ऑल ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा बेटा? फ्री फॉल में क्या पढ़ा हमने सबसे पहले? कि फ्री फॉल में इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस मींस इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर। रेजिस्टेंस कब नहीं होगा? जब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा। if there is no atmosphere तो कोई resistance नहीं होगा, तो in the absence of air resistance all the objects with the same acceleration, किसी पर resistance नहीं होगा तो all of them, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 पार्ट जरूरत पड़ती है, so all of the acceleration will be the same, तो lighter object और heavier object both of them will reach at the same time। ठीक है? फिर हमारे पास आया ये वाला ग्राफ कि पहले हमारी क्या हुआ, डिस्टेंस के साथ स्पीड बढ़ी और वो फिर जमीन में पहुंच गया, खत्म हो गया। ये ग्राफ हमारा ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम, देयरफॉर द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद इन टाइम। इट मींस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक्सेलरेशन मेरी बढ़ रही है, कांस्टेंटली कांस्टेंट रेट इंक्रीज होगा। फिर आ गए हम कहां पर? ये वाले ग्राफ में, सॉरी ये वाले में। यहाँ क्या होता हमारे पास? टर्मिनल वाला काम, पैराशूट ओपन किया, स्पीड एकदम से बढ़ी, फिर कम हुई रेजिस्टेंस की वजह से, कांस्टेंट मेंटेन हो गई, पैराशूट ओपन किया, वापस से ढक से कम हो गए और दोबारा कांस्टेंट हुआ, तो दोबारा टर्मिनल पे आ गए। ये सारे के सारे नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे और जो कुछ सर मैंने वो कराया आपने सब तो कुछ। ये तो चीज़ बताई नहीं कि जो फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है ना, अर्थ की ग्रेविटी। अरे 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 मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे, समझो मेरी बात को, सुनो। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरती है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। यस। इतनी है ना ग्रेविटी अर्थ पर। ये कांस्टेंट वैल्यू है कि नॉन कांस्टेंट है? कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है। एग्जैक्टली कांस्टेंट, Constant. बिल्कुल कांस्टेंट है। तो बेटा व्हेन वी से फ्री फॉल में हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल में हम कहते हैं द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी। क्या कहते हैं फ्री फॉल में हम? एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी। तो बेटा अगर ग्रेविटी कांस्टेंट है तो मेरा a इज इक्वल टू g, बात तो एक ही हो गई ना, इसमें तो अंडरस्टूड सी बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। सही है? सर So तो sir, the force in the free fall is weight. Yeah, exactly. If there is no weight, there will be no free fall. जैसे हमारे हम अगर अपने यूनिवर्स में देखें, आउटसाइड द अर्थ ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर ड्यू टू द वेटलेसनेस। कोई वेट ही नहीं है, वो फ्रीली अपने में घूमे जा रही हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, स्पीड कम ज्यादा हो रही है। क्यों? कोई रिजल्टेंट फोर्स आई नहीं उन पे। क्यों रिजल्टेंट फोर्स नहीं है? क्योंकि उनका वेटलेसनेस हुई हुई है। वजह
वहां ग्रेविटी का इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा उनके ऊपर किसी चीज का, अपने अपने ही ऑर्बिट में रोटेट किए जा रहे हैं किसी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? उनका फ्री फॉल का रेट है। वो जो भी हो, जैसे मून पर क्या होता है, मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 ऑफ द अर्थ है। अगर मैं कहूँ 1/6 ऑफ द अर्थ, मतलब कि हम 9.8 को डिवाइड बाय 6 कर दें, 9.8 को डिवाइड बाय 6 करता है, इतनी ग्रेविटी है मून पर। तो मून पर आप एक जो जंप अर्थ पर करते हैं फौरन नीचे आता है, मून पर उतनी जंप करेंगे तो बहुत आगे जाके कहीं आप जंप करेंगे, बहुत बड़ा जंप हो जाएगा। रीजन, इतना डिस्टेंस क्यों कवर करेंगे? क्योंकि आप एक्सेलरेट ज्यादा कर लेंगे उसमें। ज्यादा एक्सेलरेट क्यों कर लेंगे? क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो बहुत ज्यादा कम है, इट इज वेरी लेस। ओके, ये बात यहाँ लिखी भी है जो आप कह रहे हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली बात, वो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है मेरे बच्चे। तो इस सर तरह तो से इन एन ऐसा हो गया। वैक्यूम जब कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो सारे ऑब्जेक्ट 9.8 न्यूटन पर केजी की लाइक एक्सेलरेशन से उनकी स्पीड बढ़ती रहती है अंटिल वो ग्राउंड पे हिट ना कर दे। जब तक कि वो दवा ग्राउंड पे हिट ना करते हैं, ऐसे इस हम्म। ग्राफ में था। एक्सेलरेशन की थोड़ी नहीं हो रही, देखो ये देखो, ग्राफ कर्व हो रहा है, नहीं हो रहा? कर्व मतलब एक्सेलरेशन हो रही है, वरना तो कर्व नहीं होता। कल ग्राफ पढ़ाए थे, देखो ग्राफ, ये देखो करवाया था ग्राफ भी कल ही, ऐसा इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स अ डिस्टेंस, मतलब एक्सेलरेशन हो रही है। और क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, कर्व है। अभी आई समझ में बात? ठीक है। और ये डिसेलरेशन था लेकिन पॉजिटिवली, क्योंकि एक्सेलरेट कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, तो डिसेलरेशन की तरफ जा रही है। ये टर्मिनल और ये फ्री फॉल, समझ गए बात? ओके, इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू बेटा? यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब? ग्रेट, ग्रेट। और टर्मिनल में भी कुछ है, तो आप आराम से बैठ के इसको पढ़िएगा, थ्योरी को सुकून से बैठ के इसको समझेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन आता है टेंजेंट का, जिसमें आपने टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। कैसा होता है आपको दिखाते हैं बेटा, ठीक है? और वो टेंजेंट क्यों ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले आपको ये भी समझाते हैं मेरे Sir, बच्चे। to calculate the एक्सेलरेशन, gradient of the exact point in the curve. हाँ, इट्स एन एस्टिमेटेड Yes. वैल्यू, आपको सिखाते हैं। इससे कभी भी वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती, वो एस्टिमेटेड होती है, ठीक है? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन बाय द ग्रेडियंट, इसको मैं लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन बाय द ग्रेडियंट, ठीक है बेटा, ये हमारा नाम है इसका। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल सुनिएगा पहले मेरी बात, इसको समझेंगे तो समझ में आएगा बेटा। ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सा टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बेटे? ये मेरी वेलोसिटी है, ठीक है? आपको पता ही है मीटर्स पर सेकंड में होती है। और ये मेरे पास टाइम है, दैट इज इन सेकंड्स। अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात, मेरे पास जो ग्राफ है वो है नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव डिसेलरेशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव डिसेलरेशन कुछ ऐसा होगा, पढ़ चुके हैं हम ये बात, कुछ ऐसा है ना भाई? बल्कि इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसा, ठीक है भाई? ऐसा होगा नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन ग्राफ। अब हमें कहा, अब चाहिए ग्राफ में ना वैल्यूज भी गिवन होती हैं आपको, तो हमारा वन बॉक्स स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 का है, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, और टाइम की रेस्पेक्ट से 2 सेकेंड्स का है, ठीक है? ये क्वेश्चन में गिवन है आपके, आपने इतना बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा आपके पास। अभी ये क्वेश्चन अभी पूछेंगे क्या, ये आपसे आपको बात है, तो 8, 10, वो आपसे क्या पूछेंगे ये आपको बात है अभी बेटा। ऐसा आपके पास आ गया क्वेश्चन, ठीक है? ये, और by giving this question what they're asking you, ये आपसे कहेंगे कि
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, मैं लिख देता हूं साथ साथ, calculate the acceleration of the car at, let's suppose हमें बोलते हैं let's at 8 seconds. अब ये देखो यहाँ कांस्टेंट लाइन तो नहीं है कि हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लें, वैसे तो एक्सप्रेशन का अपना फॉर्मूला भी ग्रेडियंट ही होता है, वो कैसे होता है अभी आपको मैथ्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो अंदाजा हो जाएगा। तो अब 8 सेकंड्स कहाँ पर है बेटा? इफ आई ट्राई टू लोकेट द 8 सेकंड्स, सर I 60 पे आ रहा है। go like this, 60 पे आ रहा है, तो ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। क्यों नहीं है मुश्किल? क्योंकि अब बच्चे ने क्या की गलती, सर मेरा 60 आंसर आ गया और तो 60 लिख दी। बेटा वो वेलोसिटी तो मांग ही रहे आपसे, व्हाट आर दे आस्किंग यू? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं मिली आपको, 60 तो अपॉन हम 80, क्या करेंगे, 60। हम लेंगे स्केल, सुन लीजिए जरा गौर से, और 8 सेकेंड्स वाले पॉइंट पे स्केल को कुछ इस तरह रखेंगे कि वो आपके कर्व के दोनों तरफ से बराबर का हो, और जितनी लंबी लाइन आप अपने ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा, ये ऐसा। क्या ये मेरी लाइन सही है? क्या ये मेरी लाइन सही है? तो आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि सही नहीं है, इसको ऐसा हो ही नहीं सकती। रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि वो दोनों तरफ से बैलेंस नहीं थी और सिर्फ इस पॉइंट पे टच नहीं कर रही थी। जो आपका ग्रेडियंट है वो दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए, मतलब एक एस्टिमेटेड लाइन आप जो आप ड्रॉ करेंगे, इट शुड बी एक्यूरेट लाइक दिस। कुछ रूल्स है, सीख लें। क्या क्या रूल्स है सीख ले जरा, मैं रेड कलर से यहाँ लिख रहा हूँ। नंबर 1, आपने सिर्फ और सिर्फ एक शार्प पेंसिल यूज करनी है, बिल्कुल भी पेंसिल की निब मोटी नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है आप मोटी निब के साथ टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है? एक तो पेंसिल शार्प हुई भी हो। नंबर 2, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ब्लैक वाइट लाइन ड्रॉ की है, तो ड्रॉ द टेंजेंट as large as possible। जितना लंबा टेंजेंट, जितना लंबा ग्राफ में टेंजेंट थे उतनी दूर तक का ड्रॉ करेंगे। एक बात, दो बातें हो गई, दो हो गई। नंबर 3, टेक two coordinates from the maximum possible distance। ये वाली बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। Sir, we need to take the coordinates from the line. टेंजेंट से, टेंजेंट से लेंगे, लाइन से नहीं, ठीक है? टेंजेंट से लेंगे। लेट सपोज अब मुझे दो कोऑर्डिनेट्स कौन से मिल रहे हैं, जरा गौर से देखो बेटा, सुनना मेरी बात को। एक कोऑर्डिनेट ये मिल रहा है बड़ा एक्यूरेट, क्यों? ये यहाँ 4 पे भी आ रहा है और यहाँ 50 पर भी आ रहा है। दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है ये 16 वाला और 80 वाला। तीसरा कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है ये 12 और 17 वाला, 70 वाला फॉर एग्जांपल। फोर्थ कोऑर्डिनेट मुझे 8 वाला 60 वाला भी मिल रहा है। और फिफ्थ कोऑर्डिनेट जो मैं ले रहा हूँ, लेट सपोज ये बिल्कुल 90 तक जा रहा है ना भाई, ग्राफ मेरा 90 तक है ना, तो आई विल टेक दिस 90 वाली लाइन। 90 कहाँ आ रहा है? इधर, इधर। और दूसरे पॉइंट कौन सा लूंगा बेटा मैं? ये 40 वाला। These 2 points, मैंने ये 2 पॉइंट्स ही क्यों लिए? As I have told you people, the third point,
टेक द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑन द टेंजेंट। जितनी दूर के होंगे ना कोऑर्डिनेट्स आपके, आपका आंसर उतना ही एक्यूरेट आएगा। क्या कहा मैंने? कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल दूर दूर के लेने हैं आपने। ये मैथ्स में भी आपको ये चीज हेल्प करेगी लाजमी, ठीक है। ये फिजिक्स में भी ऐसे ही है। तो आपने सारे कोऑर्डिनेट जो करीब वाले हैं उनको इग्नोर कर देना है, और कौन से लेने हैं? दूर वाले। वैसे हमारे पास चॉइस क्या क्या रही थी बेटा? हमारे पास बहुत सारी चॉइस थी। ये पॉइंट भी था, ये पॉइंट भी था, ये पॉइंट भी था, ये पॉइंट भी था, बट we ignored all these red dots, and which one have we taken? This purple dot at the top and the purple dot at the 40। इस पर्पल डॉट पे हमेशा पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। ओके, x कितना आ रहा है बेटे? 20, और y कितना आ रहा है बेटा? 90। सिमिलरली यहाँ भी 40 वाले पॉइंट पे भी x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 0, और y कितना आ रहा है? 40, है ना भाई? यहाँ तो x 0 होगा। दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इन दो कोऑर्डिनेट्स को आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में या ग्रेडियंट के फॉर्मूले में रख लें। भले आप एक्सेलरेशन बोलें या आप ग्रेडियंट बोलें, बेटा फॉर्मूला एक ही है। एक्सेलरेशन खुद भी एक ग्रेडियंट ही होता है। कैसे? सुनिए जरा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t, यानी कि डेल्टा t। डेल्टा t सर मतलब वो चेंज इन टाइम। y2 माइनस y1 अपॉन x2 कोई चीज माइनस है, x1 के फॉर्मूला वही चीज है। हाँ कोई चीज है, सेम चीज है, सेम। तो v कितना है बेटा? मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो है 90। u कितना है बेटा? मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो है 40। टाइम कितना लगा बेटा इस टाइम में? 0 से लेके 20 सेकेंड, है ना? 0 से लेके 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ये टाइम 20 है, 20 आ रहा है मेरे पास, ये 20 बैंड हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने किया, मुझे लगे भाई 20 सेकेंड। तो 90 माइनस 40 कितना हो गया बेटा? 50 डिवाइडेड बाय 20, मतलब के 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। That's how I have calculated the acceleration by using the gradient। अच्छा, ये हमने क्या लगाया? एक्सेलरेशन फॉर्मूला। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे बेटे तो भी वही चीज है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा, भाई कोई बच्चा बोले सर नहीं सर आप उससे करके दिखा दें, तो बेटा फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 90, x1 y1 40, x2 20, x1 0। आप कोऑर्डिनेट से देख के लगा लिया, तब भी तो वही आंसर आ रहा है 50 अपॉन 20, मतलब के 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एज यू ऑलरेडी नो, मैंने कल भी आपको बताया था, इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ द ग्रेडियंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। कौन से ग्राफ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताई ना मैंने आपको ये बात, दोनों बातें एक ही हैं। दैट्स हाउ वी डू द टेंजेंट पार्ट। ये जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर मुश्किल हो सकता है, इसकी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे लाजमी बताएंगे। आई एम सेंडिंग यू राइट अवे। कुछ भी मुश्किल अगर लगेगा तो मुझसे फौरन फौरन पूछते जाएंगे, मैं भी आपको भेजता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है? अभी आपको भेज देते हैं। आपको 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को निकालना आ गया। किस बच्चे को ये टेंजेंट ड्रॉ करने में या ये तीन रूल अप्लाई करने में मुश्किल है? इफ यू नीड टू आस्क समथिंग बेटा, यू कैन ड्रॉप डाउन योर टेक्स्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सर अगर यहाँ पे पूछ लें। खुशी खुशी पूछ लो, क्या मसला है? सर अगर मैं टू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे अगर मैं कोऑर्डिनेट ना लूँ, अगर सिर्फ मैं 8 ले लेता हूँ और मैं 40 ले लेता हूँ, तब भी तो मेरा आंसर सेम ही आ रहा है। समझाता हूँ। 8 सेकेंड्स देखो पे ये और 0 सेकेंड। समझाता हूँ, ये तो हमारी अपनी डेवलप क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है। आपका सब्जेक्ट आंसर सेम आ रहा है, ऐसे ही है ना? एक बात हमेशा रखना, हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया होता है ना, ये कभी भी एक्यूरेट लाइन नहीं होती। ये हमेशा कौन सी लाइन होती है? इससे मिलने वाला रिजल्ट हमेशा एस्टिमेटेड होगा, ठीक है? और एस्टिमेटेड को क्लोजेस्ट टू एक्यूरेट लेके आने के लिए बेटा व्हाट डू वी डू? हम जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो
सबसे ज्यादा डिस्टेंस पढ़ लेते हैं करीब वाले से। लेट सपोज अगर आपका आंसर आ रहा है भाई एक्यूरेट आंसर, लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ क्लोजेस्ट टू एक्यूरेट, मतलब अगर आपका एक्यूरेट आंसर था ना भाई, लेट सपोज वो था 2.48 एक्यूरेट था, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट्स बहुत दूर दूर के लिए हैं तो मेरे पास आंसर आ गया 2.5। तो इफ यू राउंड ऑफ, क्योंकि फिजिक्स में हम सारे ही आंसर को कितने सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करते हैं बेटा, 2SF में, तो ऑटोमेटिकली ये 2.5 बन रहा है और हमारा ऑलरेडी 2.5 आ रहा है, तो आंसर सही हो गया। लेकिन जब अभी तो सेम आ रहा है ना, क्योंकि हमने क्वेश्चन खुद लिया, खुद डेवलप किया। पेपर में जो क्वेश्चन आ गया ना आपके पास, अगर आप उसमें करीब के कोऑर्डिनेट्स, क्लोज कोऑर्डिनेट्स लोगे तो उसमें 2.48 की जगह आपके पास लेट सपोज आंसर आ रहा होगा कोई 2.4, या फिर क्या पता आपके पास आंसर आ रहा होगा 2.6, और आप इन दोनों को ही राउंड ऑफ करोगे कभी भी ये नहीं बनेगा। तो ये गलती हो जाएगी बेटा इस वजह से। टू अवॉइड दिस मिस्टेक वी टेक कोऑर्डिनेट्स विद द मैक्सिमम डिस्टेंस, जितने दूर के, क्योंकि ये टेंजेंट हमेशा एस्टिमेटेड आंसर देता है। एक्यूरेशन के लिए, एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, डेरिवेटिव निकाल के। वो हम काम मैथमेटिक्स में, एड मैथ्स में करते हैं या आईजीसीएसई की मैथमेटिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स में इस टॉपिक के लिए ये वाला काम हमारे लिए कंपलसरी नहीं। क्या कौन सा वाला काम? डिफरेंशिएट वाला काम। दैट्स व्हाई हम टेंजेंट ड्रॉ करके एस्टिमेटेड काम करते हैं। अभी मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, या सर समझ में तो आ गई, लेकिन एग्जाम में आपके पास रेंज नहीं होती? एग्जाम्स में आपके पास कोई रेंज का मसला नहीं होगा, जितना बड़ा ग्राफ हो उतना बड़ा क्वेश्चन ड्रॉ कर देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जितना बड़ा ग्राफ हो। एक मिनट दिखाता हूँ, नहीं जितना नहीं, बड़ा ग्राफ होगा। आंसर्स में रेंज होती है ना, कि 24 से लेके 26 या तो 27। मैंने भी तो रेंज के हिसाब से बताया है, रेंज के हिसाब से राउंड ऑफ किया तो एक्यूरेट बन गया टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आने के बाद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जब रेंज के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो उतना ही बन रहा होगा बेटा जितना हमने बोला। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए गौर से, क्या कह रहे हैं? शो द स्पीड टाइम ग्राफ, बिल्कुल स्पीड टाइम ग्राफ शो हो रहा है। कह रहे हैं ऑन फिगर 1.1 मार्क एंड लेबल पॉइंट वेयर द कार हैज अ नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। तो भाई ये पूरा पॉइंट ही डिसेलरेशन है, जो कर्व पार्ट है। हाउ वुड आई नो कर्व पार्ट कैसे? कभी भी बिना इसके लगाए नहीं करेंगे, आपको नजर आ रहा हो तब भी नहीं करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका कर्व पार्ट, फिर आप हॉरिजॉन्टल स्केल रख के चेक करें कहाँ तक हो रहा है आपका कर्व पार्ट, यहाँ तक हो रहा है आपका कर्व पार्ट। तो इस पूरे पार्ट में आप कहीं भी पर्पल शेड कर दो, ये सारा आपका आंसर है। ठीक है, मैंने लिया अपना पेन और मैंने क्या मार्क कर दिया, मैंने ऐसे क्रॉस करके मार्क कर दिया कि ये वो जगह है भाई जो कि बैंड कर रहा है। सही है, ठीक हो क्या? अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये पार्ट हो गया। अब वो आपसे पार्ट बी में क्या कह रहे हैं? इन द पार्ट बी दे आर सेइंग दैट कैलकुलेट द डिसेलरेशन ऑफ द कार एट 3.0। बेटा कहना है से 3.0 यहाँ पर होगा, यहाँ आ गया। और अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो दिस लाइन इज कमिंग एट दिस पॉइंट। कहाँ आ रही है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन पे आ रहा है। और से मेरी लाइन बैंड हो गई है, एक सेकेंड। इट इज कमिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है? इट इज इन बिटवीन 25 एंड 30, मतलब 27.5 है। ठीक है, अच्छा ये क्या मांग रहे हैं आपसे? डिसेलेरेशन मांग रहे हैं एट 3.0 सेकेंड्स। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ की डिसेलेरेशन निकालने में आपको मुश्किल नहीं होगी कोई। यहाँ पे तो क्यों हमें मुश्किल नहीं होगी? टेंजेंट नहीं बनाना ना, वो तो हम डायरेक्टली टेंजेंट कर की सकते जरूरत हैं। नहीं बन रही। हाँ। यहाँ का आंसर तो आपका एक्यूरेट आ गया है ना। यहाँ के तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना। क्या करेंगे आप? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लगा के आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। भाई 3 सेकंड पे आपकी स्पीड कितनी है? सर 27.5 है। 27.5/3, हाँ। बिल्कुल। और 2 सेकंड पे लेट सपोज आपकी स्पीड कितनी थी? लेट सपोज 30 थी भाई। टाइम कितना लगा भाई? इन 2 से 3 तक में 1 सेकंड लगा आपको। आपने कहा मेरे पास माइनस का 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यहाँ आपको टेंजेंट की कोई जरूरत नहीं हुई, आपने ये क्वेश्चन तो इजीली कर लिया। व्हाट इफ, मेरे पास टेंजेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको।
सर उसमें ना हमने 2 कोऑर्डिनेट लिए क्योंकि ग्राफ ना 0 से शुरू नहीं हो रहा था, तो हाँ, तभी वो हमने तो मसला नहीं ना, 2 वो और तो वो हम भी कोई भी, लिए। उसका कोई मसला नहीं, वो तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं। मैं आपको वो टेंजेंट वाला क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ असल में, ताकि आपका काम पक्का बन जाए। हाँ तो मेरे पास अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ था। चलो वो तो निकाल के सॉल्व भी कर लेंगे, रुको मैं किसी क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। लेट सपोज मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पे वो आपसे कह रहे हैं, ये लाइन में थोड़ी और क्लियर कर देता हूँ आपको, थोड़ी थिन करके, बिल्कुल बारीक करके। हमने पॉइंट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है कुछ ऐसी, ये हमने अपने पास लाइन ड्रॉ कर दी था। सारे ब्लैक वाले, वो सॉरी येलो वाले हम अपने पास से रिमूव कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब नाउ यू ऑलरेडी नो दैट दिस लाइन इज बेंडिंग एट दिस स्पेसिफिक जर्नी। कहाँ बेंड कर रही है? आराम से ना, बेंड क्या कर रही है? हाउ डू वी चेक द बेंडिंग? हम रखते हैं अपना रूलर, ये और रूलर रख के हमें मालूम रहता है कि लाइन बैंड कहाँ से करना स्टार्ट कर रही है भाई। ये लाइन बैंड करना स्टार्ट कर रही है इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ के बाद से, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली देखा तो ये कहीं भी लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही है, पूरी की पूरी लाइन इस पॉइंट के बाद से यहाँ से यहाँ पूरी बैंड कर रही है ना भाई, बैंड कर रही है। और उन्होंने आपसे एक्सेलरेशन मांग ली एट 2.5 मीटर्स, एट 2.5 सेकेंड्स। क्या कह रहे हैं आपसे? उन्होंने कहा एक्सेलरेशन बताओ कितनी है, एट व्हाट, व्हेन द टाइम इज 2.5 सेकेंड्स। तो अब आप क्या करेंगे? हम अपना स्केल रखेंगे 2.5 पे लेके आएंगे। सबसे पहले 2.5 मेरा है किधर? इधर सर वैसे है एक ना। चीज बताएं, डिस्टेंस टाइम हाँ, ग्राफ तो स्पीड शो करता है ना, उसका जो ग्रेडियंट होता है। डिस्टेंस टाइम क्या स्पीड शो करता है? मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ वेलोसिटी के लिए, मैंने वो आपको वो नहीं बोला, मैंने वेलोसिटी के लिए बोला आपको, अच्छा। ठीक है। अभी रुको, हाँ मैंने एग्जांपल लिखा है ना बेटा, आपको अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं मुझे लिखा। लगा कि एक्स। अच्छा ठीक है, ठीक सर। नहीं, ठीक है, रखा हमने। ये पॉइंट है भाई 2.5। अब 2.5 पर सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है बेटा? सबसे पहले आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो 2.5 पे इस तरह रखें कि लाइन राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से बराबर का एक अच्छा टेंजेंट ड्रॉ हो जाए। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमने ब्लू कलर लिया, और ये काम हमने किया ड्रॉ अपने पूरे ग्राफ पे इस तरह करके। यू कैन इजीली सी कि ये एग्जैक्ट टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से जितना यहाँ से टच हो रहा है उतना ही यहाँ से टच हो रहा है। 3-4 पॉइंट्स यहाँ से, क्योंकि एस्टिमेटेड रीडिंग है। और अब आप कोऑर्डिनेट्स कौन से लेंगे? जितनी ज्यादा दूर के पॉसिबल है। तो जरा गौर से देखो कौन से कोऑर्डिनेट मैच कर रहे हैं इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे हैं, दीज आर, देखो मैं गौर से दिखाऊंगा, बहुत गौर से देखेंगे। कहाँ गया रेड? ये रहा, ये पॉइंट मैच कर रहा है। सही बोला मैंने? ये एक्स का है 1.1 और y का है 0.1। 0.2। अच्छा। अच्छा, 2 है सर। 2 यूनिट पर बॉक्स आ रहा है, 0.2 यूनिट पर बॉक्स, ओके। यस। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या बन गया? ये वाला कोऑर्डिनेट आपका बन गया 1.1 0.2। ऐसे दूर के लेने हैं बिल्कुल ग्राफ के एंड में। अब देखो गौर से देखो, तो अगर क्या पता आपको कोई और पॉइंट जैसे बताते हैं, ये पॉइंट भी मिल रहा है ना। गौर से देखें अगर, तो ये पॉइंट भी मिल रहा है, ये पॉइंट भी मिल रहा है ना, सर लेकिन लेकिन हमने हम दूर, दूर के लेंगे एक्यूरेसी के। बिल्कुल ताकि एक्यूरेसी आए। सिमिलरली इस साइड भी हम क्या करेंगे? बिल्कुल दूर वाला पॉइंट इत्तेफाक से कॉर्नर वाले ही मिल रहा है, ये वाला, है ना बेटा। ये पॉइंट कितना दूर का मिल रहा है? इसमें एक्स की रीडिंग क्या है? 5, और वाई कितने पे आ रहा है? 5.8 पे आ रहा है। सही बोला मैंने? यस 5.8 पे आ रहा है वाई। सर, तो तो मेरा 5 कोऑर्डिनेट और 5.8। ऐसे, ये है तरीका आपके कोऑर्डिनेट्स लेने का टेंजेंट के। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन वही बात कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नहीं होगा, हमेशा वेलोसिटी वाले ग्राफ में होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। कभी भी, ताकि उसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट तभी तो होगी जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा।
ओके हो गया, फिर आप अपना फॉर्मूला लगा दोगे y2 - y1 एक्सेलरेशन का। इज इट मेकिंग सेंस? अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने खूब डेप्थ में जाके पूरा क्लियर करके समझा दिया इसलिए, ताकि किसी किस्म की कोई भी मुश्किल ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, all the things according to my side are clear. If you need to ask something, write there in the meeting chat, or you can ask verbally. ओके हो गया भाई? चलो जी, ये हो गया